जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूं सामान्य संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, जो कि रेलवे स्पीडी का जो बुक आती है वो पेपर आपके सामने है। और इसमें से ये अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिनको भी आरआरबी एनटीपीसी का 2025 का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि संपूर्ण भारत सामान्य परिचय यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं और मैं आपको और ले चलता हूँ आगे। तो इसमें आपको देखेंगे जैसे ही एक पेज ख़त्म होगा आपका जीके के फॉर्मेट में, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको सेट 1 करके सेट 2 करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसको हम ख़त्म करेंगे वैसे फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर सारे पॉइंट वन लाइनर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे ही इसके नीचे जाएंगे तो वैसे ही आपको फिर इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सेशन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। और आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है और क्या दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि भारत दक्षिण एशिया, क्या दिया है, दक्षिण एशिया में स्थित, ओके, भारतीय उपमहाद्वीप, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। किसमें, दक्षिण एशिया का। ओके, तो याद रखिएगा ये कि जिसमें अगर हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो देश है दक्षिण एशिया का, वो कौन है, तो भारत है। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि इसका प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, आर्यावर्त। तो पहला इसका एक नाम मिलता है जो कि हम लोगों के ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसका है कि आर्यावर्त। अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नाम से ये पुकारा जाता है जम्बू द्वीप। क्या होता है, जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, आर्यावर्त, और दूसरा क्या है, जम्बू द्वीप। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिकांशतः भारतीय काकेसियाई, क्या है, काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है हम लोगों का कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने ही इसे इंडिया नाम दिया था। अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम ईरानियों ने, कौन, ईरानी, ईरान के लोगों ने ही भारत को सबसे पहले क्या बोला था, हिंदुस्तान बोला था। एवं यूनानी जो आए थे भारत पे आक्रमण करने, वो इसको सबसे पहले क्या बोले थे, इंडिया, इन्होंने कहा था। तो हिंदुस्तान किसने कहा था, ईरानियों ने, और इंडिया किसने सबसे पहले कहा था, तो यूनानियों ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत के उत्तर में नेपाल, क्या है, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन स्थित है। तो ये तीन देश आते हैं किसमें, उत्तर में, भारत के उत्तर में। ओके, जबकि दक्षिण में सिर्फ दो ही आता है, एक श्रीलंका आता है और एक हिंद महासागर आता है। और उसी के नीचे अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में ही लक्षद्वीप भी हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर सॉरी, लक्षद्वीप तो अपना ही है, इसका मालदीव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मालदीव। आगे देखिएगा, भारत के पूर्व में अगर बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार, दो देश वहाँ पे देखने को मिलती है और बंगाल की खाड़ी स्थित है। पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से भारत के इर्द गिर्द आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि भारत में अगर हम उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपको नेपाल देखने को मिलेगा, चीन देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो श्रीलंका देखने को मिलेगा, मालदीव देखने को मिलेगा और हिंद महासागर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो बांग्लादेश और म्यांमार देखने को मिलेगा और बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। अगर वहीं हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान और अरब सागर हमें देखने को मिलता है। आगे देखिएगा,
आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, जो कि हिंद महासागर। हिंद महासागर का नामकरण ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान के नाम से ही लिया गया है। एकमात्र ऐसा देश है जिसके देश के नाम पे क्या है, महासागर का नाम पड़ा है, और वो है हिंद महासागर। आगे देखिएगा, हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है रत्नाकर। क्या है, रत्नाकर को शांत क्षेत्र, 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो हिंद महासागर के अन्य नाम क्या है, रत्नाकर। क्या है, रत्नाकर भी बोला जाता है किसको, हिंद महासागर को ही, और इसको हम लोग कहते हैं शांत क्षेत्र। क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है किसको, तो हिंद महासागर। आप याद रखिएगा कि हिंद महासागर को हम कितने नामों से पुकारते हैं, तो हिंद महासागर को हम 3 नाम से पुकारते हैं। हिंद महासागर का ही नाम है रत्नाकर, शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी के नाम से पुकारा जाता है। कौन, हिंद महासागर। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा कि हिंद महासागर पश्चिम भाग में, हिंद महासागर का पश्चिम भाग की अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर के नाम से प्रसिद्ध है, और अगर वहीं हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो बंगाल के खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है या कहलाता है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा कि हिंद महासागर का पूर्वी अगर हम भाग की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल के खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, अगर वहीं हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो अरब सागर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयों जो लिया जाता है, जैसे होता है ना कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है, समुद्र तल से उतना ऊंचा है, तो जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो जो समुद्र का तल लिया जाता है, क्योंकि भारत का तो एक बिंदु है नहीं जो समुद्र तल से है, भारत में टोटल के टोटल 9 राज्य पड़ते हैं जो कि समुद्र से सीमा अपनी साझा करते हैं। तो वो जो कि राज्य हैं 9 राज्य, उसमें ना कोई तो स्थानों का जहाँ से समुद्र का लिया जाता होगा माप कि हाँ ये समुद्र तल का माप है, और यहीं से हम लोग ऊंचाई लेते हैं, तो वो कौन सा है, चेन्नई का तट। क्या है, चेन्नई के तट से मापा जाता है, चेन्नई के समुद्री तट से मापी जाती है। जैसे होता है ना कि पटना जो है, तो पटना समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है, या फिर 100 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचा है, 500 मीटर ऊंचा है। तो जो समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, तो पूरे भारत का औसत कहाँ से लिया जाता है, चेन्नई से लिया जाता है। तो ये भी आप हमें याद रखिएगा। ओके, आइए अगले पे हम चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। अब आप बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सा जगह है जिसको हम लोग भारत का पूर्वी बिंदु मानते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पूरब में है, ये चीज़ सही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो पूरा प्रदेश नहीं ना आएगा, क्योंकि पूरा स्टेट आ जाएगा, तो उसमें भी कोई एक जगह होगी पार्टिकुलर जिसको हम लोग भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के नाम से पुकारते हैं। ओके, आप हमें कमेंट में बताइएगा। पश्चिमी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात आ जाएगा, पश्चिम में कौन आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। ओके, अगर वहीं हम उत्तर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तर में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आ गया। अब बहुत लोगों के ज़बान पे ये भी आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले जो था वो राज्य था, 2019 में जब उसको फिर से उसका गठन किया गया तो उसको यूटी बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। तो इस वजह से जो राज्य की बात करेंगे ना, तो सबसे उत्तर में जो राज्य आएगा वो आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और वहीं अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में आ जाएगा तमिलनाडु, जो कि भारत का मुख्य भूमि की अगर बात करें तब तमिलनाडु आएगा। लेकिन वहीं अगर बोला जाएगा कि इसका मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जगह का नाम है कन्याकुमारी। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए हम क्वेश्चन के रूप में छोड़ देते हैं। आप हमें बताइएगा कि चारों बिंदु कौन कौन से हैं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा स्टेट बताया हूँ, लेकिन आपको कौन सा बताना है, तो आपको बिंदु बताने हैं कि वो बिंदु कौन कौन से हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर भाग में कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो हम लोगों का लद्दाख है। अगर वहीं दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि कौन सी, मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, अगर हम बात करते हैं तो 8 अंश 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, ठीक है, क्या है, उत्तर में अक्षांश है, ठीक है। तो अक्षांश है। और अगर वहीं हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कौन स्थित है? तो हमारा प्यारा भारत स्थित है। चलिए आगे देखिएगा क्या है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है, पूरा हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो कि हमें देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर आता है। कितने का? 30 डिग्री का अंतर आता है। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कितने भागों में बांटती है कर्क रेखा? जैसे पृथ्वी को भूमध्य रेखा बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि उत्तर में कर्क रेखा होता है और दक्षिण में क्या होता है, तो दक्षिण में मकर रेखा होती है। तो ऐसे करके जो बंटवारा होता है वैसे ही भारत को बीचों बीच से लगभग काटते हुए जाती है, तो उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और यह कितने राज्यों से होके जाती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खैर अगला क्वेश्चन वही है, तो आप लोगों को बस ये ध्यान से सुनना है कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। तो देखिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अब बिल्कुल सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में दी गई है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा रेखा? तो कर्क रेखा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। हमारा मानक समय जो है 82.5 अंश जो है हम लोगों का मानक डिग्री जो कि समय होता है। तो यह आप ये बताइएगा कि ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है और वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश से, तथा न्यूनतम भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो राजस्थान से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से, तो उसमें दिया है कि सबसे ज़्यादा अगर किस में रेखा जाती है तो वो जाता है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम भाग किस में जाता है तो वो हमारा जाता है राजस्थान में। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में, किसमें? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसका कितने अक्षांश पे स्थित है? तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप बिल्कुल बारीकी है, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं। बिल्कुल बारीक चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि देखने में जितना ये क्वेश्चन आसान लगता है उतना क्वेश्चन आसान होता नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। क्योंकि छोटी छोटी गलती से ही हम क्वेश्चन को मिस्टेक करके चले आते हैं और फिर उसके बाद हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमको छोटी छोटी जो गलतियां हैं इन्हें हमें सुधार करना है किसी ना किसी तरीके से, ताकि हम अपना सिलेक्शन ले सकें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों में? तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन अभी किया था। खैर वो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जो नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। जो ग्रीनविच टाइम जो कि GMT बोला जाता है, GMT से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग
2 घंटे का अंतर आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है ना, और सूर्य जब छिपता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। जैसे मान लीजिए अगर सुबह के 6 बजे क्या होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में उदय हो रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 8 बजे। कितने होगा, 8 बजे फिर क्या होगा, आपको सूर्य देखने को मिलेगा। तो लगभग 2 घंटे का अंतर हम लोगों का यहीं पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गई है। कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद नैनी होते हुए ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी, और मध्य प्रदेश से ये कहाँ चली जाएगी, तो मध्य प्रदेश से ये चली जाएगी आपका उड़ीसा में। कहाँ चली जाएगी, उड़ीसा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए ये चली जाती है हिंद महासागर में। ओके, तो ये हम लोगों का 5 स्टेट पड़ता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए निकलती है, तो ये 5 स्टेट होते हैं। ओके, आगे देखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं तो जो भारत का मानक समय है 82.5 अंश, और जो कर्क रेखा है 23.5 अंश, ये दोनों आपस में छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में क्या करती है, आपस में क्या करती है, काटती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो वो कौन सा जगह हो जाएगा, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर जिला हो जाएगा। कौन सा, सूरजपुर जिले में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं आपको देखना है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऊपर से इधर से चलते हैं गुजरात के साइड से। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये 9 स्टेट होते हैं। 9 को आप ध्यान से देखिएगा। पहले अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। नहीं तो अगर ऐसे भी बात करते हैं जैसे कि हिंद महासागर में कितने राज्य हैं सीमा साझा करते हैं, और बंगाल की खाड़ी में कितने सीमा साझा करते हैं, तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल, ठीक है, ये आपके 5 स्टेट ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं कहाँ से, अरब सागर से। वहीं हम बात करते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से अपना सीमा साझा करते हैं। तो 5 करते हैं किससे, 5 करते हैं अरब सागर से, और 4 किससे करते हैं, तो 4 करते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी से। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि भारत के 16 राज्य, कितने, 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। किसकी है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। और यह भी किससे बनाता है, तो यह बनाता है किससे, हमारा बांग्लादेश से। किससे बनाता है, बांग्लादेश से। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ फैला है, 3 राज्यों में फैला है। इसमें जो इसके ज़िले हैं 4 ज़िले हैं, और ये 3 राज्य में फैला है। तो ये देखिएगा कैसे कैसे है। तो जिसका ज़िला यमन है, क्या है, यमन, यनम की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, यहाँ पे कौन सा ज़िला पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है यमन। उसके बाद आप आ जाइए कराईकल एवं पुदुचेरी, क्या है, कराईकल एवं पुदुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो कराईकल और पुदुचेरी कहाँ आ जाए, तो ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु में। उसके बाद माहे ज़िला है, कौन सा है, माहे है, जो कि केरला में पड़ता है। तो पुदुचेरी के 3 ज़िले हैं, और कितने स्टेट में, सॉरी 4 ज़िले हैं और 3 स्टेट में हैं। एक तो आपका यमन पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद कराईकल एवं पुदुचेरी पड़ेगा कहाँ, तमिलनाडु में, और एक माहे है जो कि केरल में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राजधानी कौन सा है, तो पुदुचेरी का पुदुचेरी ही है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं, क्या है, लैंड लॉक स्टेट हैं।
जिसमें से 5 हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। भू आवेष्टित की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ओके, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली से अपने सीमा को साझा करता है। तो कितने राज्य आते हैं? टोटल के टोटल 8 आते हैं राज्य, और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है, और एक हमारा क्या आता है? दिल्ली। एक जो है कि देश आता है। क्या आता है? एक देश आता है जो कि नेपाल। ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो वो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे कम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ओके, आगे देखिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील, जिस पर भारत का सर्वाधिक अधिकार है। कितना? 12 समुद्री मील है। ओके, अगर एक समुद्री मील की बात करें या नॉटिकल मील, समुद्री मील को ही नॉटिकल मील भी कहा जाता है, तो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.852 किलोमीटर। मतलब एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जो काफ़ी चेंज करने वाले होते हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा करके गलत करके चले आते हैं। चलिए आगे देखिएगा। आगे है कि भारत का संलग्न क्षेत्र क्या है? संलग्न तट की अगर बात करते हैं तो 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कितना? समुद्री मील कितना है? 24 मील जो होता है उतना, जैसे समुद्र में इतना अंदर तक अगर उसके अंदर आपकी जहाज़ आती है, ठीक है, तो उसमें आपको सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार के तहत जो भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो भारत के अंतर्गत आता है। भारत आप पे सारी चीज़ें कर सकता है। आगे देखिएगा। आगे है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 कितना? 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो ये कितना है? 200 समुद्री मील है। कितना है? 200 समुद्री मील है, जिस पर भारत समुद्री जीव का हो गया रक्षा करता है, या फिर उसको जो भी है अपने तरीके से देखता है। और उसके बाद क्या है कि खनिजों के संरक्षण के लिए भी वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये दायरा कितना है हम लोगों का? 200 नॉटिकल मील। ओके, आगे देखिएगा। भारत का सर्वाधिक पर्वत शिखर गार्डिन ऑस्टिन, जिसको हम लोग केटू बोलते हैं, जो कहाँ है स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख में स्थित है। कहाँ? काराकोरम, जो कि 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। वो 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, जिसमें सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो केटू आता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन आता है? केटू आता है। ओके, याद रखिएगा। गार्विन ऑस्टिन। ओके, अगला है कि धनुषकोडी। कौन सा है? धनुषकोडी पब्बन द्वीप, तमिलनाडु राज्य, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो सबसे अंतिम शहर भारतीय देश का, भारत देश का या भारतीय क्षेत्र का सबसे अंतिम शहर कौन है? तो वो आता है पब्बन द्वीप, जो कि धनुषकोडी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए ये देखिएगा कि भारत एक दृष्टि में, इसमें भी आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि अवस्थिति की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो कहाँ भारत स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अगर वहीं आकृति की बात करते हैं तो क्या है? चतुर्थ कोणीय। कौन है? चतुर्थ कोणीय। राजधानी की अगर बात करते हैं तो कहाँ है? नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। भारत की जलवायु की अगर बात करते हैं तो कौन सा है?
मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28। कितना संख्या है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो ये भी कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। भारत में टोटल राज्य, तो अगर टोटल राज्य की बात करते हैं तो यूटी और स्टेट जो भी होता है सबको लेके 28 स्टेट है और कितने हैं? तो 8 यूटी हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वही दिया है कि भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। अगला है कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है तो कितना है? 2.42%। कितना? 2.42% है भारत का हिस्सा पूरे विश्व की क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत से पहले 6 जो देश हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, 6 कंट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं क्षेत्रफल के आधार पे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 8वां किसका नंबर आएगा ये भी आप बता दीजिएगा, और 6 कौन कौन से हैं ये भी आप हमें बताइएगा। अगला है कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है? तो एशिया की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन विश्व में अगर बात करते हैं तो 7वां आ जाएगा। एशिया की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दूसरा आ जाएगा। पहला कौन है? तो पहला चीन आ जाएगा। पहला कौन है? चीन आ जाएगा। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे आ जाएगा रूस। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा कनाडा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा अमेरिका। चौथे नंबर पे हम लोगों का आ जाएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। फिर सॉरी चीन, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राज़ील आ जाएगा। फिर आ जाएगा भारत। ओके, तो भारत किस पे आएगा? 7 नंबर पे। और 8वें पे कौन सा आएगा? तो 8वें पे कजाकिस्तान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कजाकिस्तान आ जाएगा। ओके, देखिएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये आते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करते हैं तो कौन सी है? तो वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। सबसे बड़ा जनजातीय कौन सा है? तो वो भील है। और दूसरा कौन है? तो दूसरा गोंड है। कौन है? गोंड है। पहले नंबर पे भील आती है और दूसरे नंबर पे गोंड आते हैं। किसमें? जनजाति की बात करते हैं। आइए अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की अगर बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर है। अगर वहीं पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो 2333 किलोमीटर है। वहीं अगर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो कीबिथू कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो उसका क्या नाम है? कीबिथू। ओके, वहीं अगर पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं जो गुजरात में पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं? गौर माता या गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती या गौ माता बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की तो उत्तरी में इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर्स में काराकोरम दर्रे में स्थित है। वहीं भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, जिसे हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। किसके? कन्याकुमारी या केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर भारत का सबसे दक्षिण बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसमें और अन्य नाम की बात करते हैं तो पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर पिग मिल पिग मिलियन मिलियम पिग मिलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे है कि दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना है?
15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तटीय भाग तट की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर लंबा है। अगर द्वीप सहित लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर लंबाई के हिसाब से ये आ जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा इसमें सीमा देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं स्थल सीमा की तो स्थल सीमा आ जाएगा 15,200 और मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो 61,000 आ जाएगा। ओके, अगर द्वीपों सहित की बात करते हैं तो 7,000 चाबी है पैरावे लेला। तो आप याद रखिएगा कि अगर स्थल सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि से अगर तटीय सीमा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर, और वहीं अगर कुल द्वीपों सहित की अगर हम बात करते हैं तो 7,516 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। आगे है कि समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो लगे राज्यों की संख्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 9 है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हम लोगों का गुजरात हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह कितने किलोमीटर पड़ता है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो वो हम लोगों का गोवा हो जाएगा। टोटल के टोटल 9 राज्य जो लगते हैं, ये 9 राज्य में आप बिल्कुल सीरियल नंबर से याद रखिएगा। पहले नंबर पे गुजरात आएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर केरला आएगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, तो ये 9 स्टेट आते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 हमारे कौन कौन से आएंगे। एक इसमें आपका आ जाएगा जो सीरियल नंबर से हम लोग देखते हैं। अगर जैसे 4 देश की अगर 4 राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 4 राज्य हमारा सीमा साझा करता है बंगाल की खाड़ी से, और 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। तो अरब सागर में ही जो दोनों आएगा, आपका भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला भी राज्य आएगा जो कि अरब सागर से सीमा साझा कर रहा है, और भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य भी आएगा जो कि गोवा, वो भी किससे अपना सीमा साझा कर रहा है, तो वो भी हमारा अरब सागर से ही सीमा साझा कर रहा है। ओके, अगला है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन सा है? तो ये है हमारा सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। ये सारी चीज़ों को हमें याद करना है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, जिसमें सर्वाधिक नगर हैं वो राज्य कौन सा है, तो वो हम लोगों का महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जिसे गांव का राज्य भी बोला जाता है या गांव का देश भी बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा शहर कहाँ हैं, तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और सबसे कम शहर कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों के बीच में हिमाचल प्रदेश बसा है, और पहाड़ों पे शहर बसाना जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दूर दूर आपको घर देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे आपको गांव का आभास होता रहेगा। सर्वाधिक वनाच्छित जो कि राज्य है वो कौन सा है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हम लोग भारत का फेफड़े के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत का फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व का, जैसे पृथ्वी का फेफड़ा कौन है, तो वो हम लोगों का अमेजन का जंगल है, जिसको हम लोग वर्षा वन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का अगर हम बात करते हैं भारत का फेफड़ा कौन है, तो वो हम लोगों का कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। सबसे न्यूनतम वनाच्छित जो है कि राज्य कौन सा है, तो वो हरियाणा है। हरियाणा में सबसे कम वन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा की, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम कहाँ है, तो मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में है। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे न्यूनतम वर्षा आपको लेह लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। लेह लद्दाख को हम लोग कौन सा मरुस्थल कहते हैं, तो बर्फ़ का मरुस्थल भी पुकारा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेह लद्दाख को, जहाँ सबसे कम बारिश होती है। ओके, हिम मरुस्थल, एक तो मरुस्थल होता है और एक होता है हिम मरुस्थल। ओके, तो ये सारी चीज़ें को आप याद रखिए। सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो द्रास है। कौन है? द्रास, जो कि लद्दाख में पड़ता है।
तो लद्दाख में कौन सा स्थान है सबसे? भारत का सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करते हैं तो द्रास है। द्रास में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और वो कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? तो 10। कितना है? 10। तो इस तरीके से देखिएगा, अब हम लोगों ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर लिया है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके तो आगे चलेंगे। तो यहाँ से पेपर सेट 1 है जिसमें हम लोग देखेंगे। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन किए हैं उसी के ज़रिए अब हम लोगों को इसका आंसर देना है। ओके, तो आइए हम लोग आंसर देने की बात करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको अगले सेशन में करा दूँ। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।